गुड इवनिंग माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9th की फिजिक्स में मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाने वाली एक बहुत ही प्यारी सी यूनिट जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर के तीसरे वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, आज का वीडियो लेक्चर इस यूनिट का तीसरा वीडियो लेक्चर है और वो सभी स्टूडेंट्स जो आज पहली बार इस वीडियो लेक्चर पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है। और अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो मेरी आपको सजेशन है कि इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस को देखना जरूरी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर हमारे पार्ट 2 वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूड वर्जन है। कंटिन्यूड वर्जन मतलब कि जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं वो उन सारी बातों का कंटिन्यूड हिस्सा है जो पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में मैंने कराई थी। आपको बताना चाहूंगा कि इस यूनिट का पार्ट 1 मैंने पूरी तरह से वर्क के टॉपिक को डेडिकेट किया। पार्ट 2 में मैंने एनर्जी के टॉपिक को शुरू किया लेकिन एनर्जी का टॉपिक खत्म नहीं कर पाया। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि पार्ट 2 पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड था और आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड what is potential energy and apart from what is potential energy हम एक टॉपिक और करेंगे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, शुरू करते हैं सीधा सीधा सिलसिला। आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार मैं आपको पहले वाली बातें याद दिला देता हूं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जब बदलाव आता है या कोई भी बॉडी अगर मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठी हुई है मतलब बॉडी रेस्ट पर है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उस बॉडी की पोजीशन और गति दोनों में बदलाव आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सिर्फ किसी बॉडी की गति पे फोकस करते हैं, पोजीशन पे भी फोकस कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हम पोजीशन पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अब मैं सिर्फ गति की बात कर रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉडी मूव कर रही होती है लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। एक बच्चा कहता है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी मूव कर रही है लेकिन कहीं जा नहीं रही। अरे इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारे घर में लगा फैन मीन्स पंखा। क्या पंखा घूम घूम के कहीं चला जाता है? नहीं, एक ही जगह पे फिक्स रहकर लगातार घूमता है। आप अगर एक ही जगह पे खड़े होके ऐसे लगातार घूमने लग जाओ तो आपकी पोजीशन फिक्स है लेकिन आप मोशन में हो। इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी की वजह से किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के द्वारा पोजेस किए जाने वाली वो एनर्जी या वो ऊर्जा जो उस बॉडी के पास उसके मोशन की वजह से होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। हर बच्चा प्यारा प्यारा इस बात को जानता है। अब सवाल आता है कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से है तो अगर कोई बॉडी की पोजीशन में बदलाव आ रहा है, कई बार हम पोजीशन के अलावा उसकी शेप की भी बात करते हैं, शेप में भी बदलाव आ जाता है। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर सकता हूं, स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर सकता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से खिसकाकर मैं दूसरी जगह लेके जा सकता हूं। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन में जब बदलाव आता है तब उसके पास जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी बॉडी की गति में जब बदलाव आता है तो उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एक बच्चा कहता है कि अगर किसी बॉडी की गति और पोजीशन दोनों में ही बदलाव आ रहा हो, जैसे कि सड़क पे चलने वाली सभी गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब कहीं ना कहीं से शुरू होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप सुबह अपने घर से स्कूल बस में बैठे और स्कूल बस आपको स्कूल ले गई, तो स्कूल बस आपके घर के पास आके रुकी, आप स्कूल बस में चढ़े और स्कूल बस आपको स्कूल ले गई। इसका मतलब कि स्कूल बस में जब आप बैठे तो उसकी पोजीशन आपके घर के नजदीक थी, लेकिन जब आप उस बस में बैठकर स्कूल पहुंच गए तो उसकी पोजीशन अब स्कूल हो गई। इसका मतलब कि बस की पोजीशन में भी बदलाव आया है और बस की गति में भी बदलाव आया है। तो बस के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। और काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी गिवन बॉडी। जी हां मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, कि किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझा दिया है। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दीजिएगा पूरा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों। सो मैं आपको जो कराने जा रहा हूं इसे हम कहते हैं मीनिंग, इसे हम कहते हैं मीनिंग एंड डेरिवेशन, मीनिंग एंड डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मीनिंग एंड डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल आता है सर कि मीनिंग एंड डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मीनिंग एंड डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई रिपीट माई सेंटेंस, कोई भी बॉडी, आई रिपीट माई सेंटेंस, कोई भी बॉडी की पोजीशन, कोई भी बॉडी की पोजीशन में, कोई भी बॉडी की पोजीशन में जब बदलाव आता है, कोई भी बॉडी की पोजीशन में जब बदलाव आता है तो उस पोजीशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, तो उस पोजीशन के बदलाव को, उस पोजीशन के बदलाव को लाने के लिए, उस पोजीशन के बदलाव को लाने के लिए किया गया काम, लाने के लिए किया गया काम is stored in the form of energy, in the form of energy called as potential energy। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, इस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। आओ लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। आई रिपीट माय सेंटेंस, in order to derive, I repeat my sentence, in order to derive the formula, in order to derive the formula of potential energy, of potential energy, let us consider a body, let us consider a body of mass m initially at ground, initially at rest, lying on ground, lying on ground, यानी जमीन पे एक बॉडी पड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जमीन है और इस जमीन पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम मान लेते हैं m। अब इस बॉडी का जो वजन है यानी कि वेट, वो कहां काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। W = mg होता है, ये बच्चा जानता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो mg होता है, जहां पे m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बच्चा बोला सर m × a तो फोर्स होता है, तो वेट भी तो एक प्रकार का फोर्स ही है। आपका वजन जो जमीन पे पड़ रहा है क्या वो फोर्स नहीं है? डेफिनेटली वो भी एक प्रकार का फोर्स ही है जो जमीन की तरफ जा रहा है। तो mg नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर जमीन पे पड़ा कोई ऑब्जेक्ट मुझे हवा में उठाना है, तो मेरा आपसे सवाल, जमीन पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को हवा में उठाने के लिए मिनिमम ताकत कितनी लगेगी? बताओ, सोचो। जमीन पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को हवा में उठाने के लिए मिनिमम ताकत कितनी लगेगी? जमीन पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मिनिमम ताकत उसके वजन के बराबर लगेगी। जितना उसका वजन है कम से कम उतनी ताकत तो चाहिए। एक बच्चा कहता है सर क्या पता ज्यादा चाहिए हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ सकती, ज्यादा ताकत भी लग सकती है, लेकिन मिनिमम ताकत कितनी चाहिए? तो 5 किलो के सामान को उठाने के लिए मिनिमम ताकत 5 किलो तो चाहिए। सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, आई रिपीट माय सेंटेंस, एक बॉडी जो कि इनिशियल एट रेस्ट पे है, लेट अस टेक दिस बॉडी, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस टेक दिस बॉडी टू अ हाइट h, to a height h above the ground, to a height h above the ground, and let the minimum work done, let the minimum work done, या सिंपल शब्दों में कहूं work done to do this, इस काम को करने के लिए मिनिमम वर्क डन टू डू दिस
बी एज फॉलोज, यानी ये जो काम हमें करना पड़ा उसका वर्क डन क्या होगा। बच्चा जानता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हुई है, और जो W है वो वर्क डन है। फोर्स अप्लाइड शुड बी इक्वल टू वेट, और डिस्प्लेसमेंट जो जहां पे प्रोड्यूस हुए वो हाइट है। यानी इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं मान लीजिए कि जमीन से कुछ हाइट h पर लेके चला गया, ऑब्जेक्ट को जमीन से कुछ हाइट h पर लेके चला गया, तो W इज इक्वल टू वेट की जगह mg और h। This work done is stored in the form of energy called as potential energy। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला, जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। एक बार इसे अच्छे से घूर लीजिए, मैं कहता हूं एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। है अगर मन में किसी बच्चे को कोई सवाल, तो मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, मुझसे आप बातों में ये चीज पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी से पहले काइनेटिक एनर्जी बता दिया है, तो आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी की इन बातों को समझना आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो मैं यहां बता रहा हूं उस पे लगाइए अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। आपके सामने मैं निकाल चुका हूं फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी को हम कहते हैं total mechanical energy, and this total mechanical energy is always equal to sum of kinetic energy plus potential energy। ये बात अपने दिमाग में रखना, मैं जो बताने जा रहा हूं, इनफैक्ट अब बोलने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। आपके सामने जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, तो न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। दोबारा दोहरा रहा हूं, सुनो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यूनिट दोनों की जूल्स होती है। उसके बाद मैंने ये कहा कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ mv² या हाफ mu² प्लस mgh। अब आपको मैं बता दूं कि जब हम एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको मुख्य रूप से दो ही एनर्जी पढ़ाई है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमारी रियल लाइफ में दो ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है? ऐसा नहीं है बच्चों। देयर आर डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। इस पूरी दुनिया में अलग अलग विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पानी के पास अपनी एनर्जी होती है, वाटर के पास वाटर एनर्जी, सन के पास, सूरज के पास अपनी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, हवा के पास अपनी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं विंड एनर्जी, बिजली के पास अपनी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चुंबक के पास अपनी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, मशीनों के पास अपनी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हर एक प्रकार की एनर्जी एक प्रकार की हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो one form of energy can easily be transformed from its one form to the other form। मतलब एक प्रकार की ऊर्जा को उसकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील यानी कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी को हम तबाह नहीं कर सकते। तबाह नहीं करने का मतलब आप कहो जी भाई साहब ये एनर्जी गवा दो, अरे कहां गवा दो यार, या तो किसी के पास जाएगी या किसी से आएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जादू से बनेगी नहीं, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। बट यू शुड कीप इन योर माइंड, आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, एंड टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बच्चा कहता है सर मतलब क्या हुआ इस बात का? बहुत सिंपल मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट पर है, तो इसका मतलब अभी उसके पास गति भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पोजीशन तो है। हाँ सर लेकिन पोजीशन में बदलाव तो नहीं आया। हाँ, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसके पास ना तो गति है ना ही उसकी पोजीशन में बदलाव आया। लेकिन अगर वो बॉडी
ऑलरेडी जमीन से कुछ हाइट पर है तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी नाप सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कि देखो ग्राउंड उसकी इनिशियल पोजीशन थी, देखो वहां जादू से तो पहुंचा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। तो किसी भी बॉडी के मोशन के दौरान उसके पास एक समय पे दो ऊर्जाएं हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा सेम रहता है। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, इसी चीज को अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आपके एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे तो हमारी एनसीईआरटी में भी इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हाउ कैन इट बी प्रूव्ड और हाउ कैन इट बी वेरीफाइड। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, दीजिए बोर्ड पे अब ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान, क्योंकि मैं आपको कराने जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर ली है और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन का फॉर्मूला है mgh। आज के बाद किसी भी बॉडी की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए उसका मास, एक पता होना चाहिए आपको g और दूसरा पता होना चाहिए h मतलब उसकी हाइट या फिर उसकी पोजीशन। आइए अब करने जा रहा हूं मैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे आप डेरिवेशन कह लीजिए या बहुत सिंपल शब्दों में कहूं इसे आप प्रूफ कह लीजिए। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हम यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस लॉ की मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं कि ये लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है। ये लॉ की डेफिनेशन कहती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी बॉडी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी बॉडी के मोशन के दौरान, किसी भी बॉडी के मोशन के दौरान, मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है उसकी टोटल एनर्जी, आई रिपीट माय सेंटेंस, उसकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है। दैट इज सिंपल शब्दों में कहूं टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। जी हां मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। कैसे? आओ इस चीज का मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं और एग्जाम में ये प्रूफ कम से कम भी तो मान के चलिए 3 नंबर का आता ही आता है, यानी 3 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। आपको बखूबी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये जमीन है और जमीन से कुछ हाइट पे एक बॉल है। लेट द बॉल बी ऑफ मास, इस बॉल का मास मान लेते m, मान लेते m, और इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, अभी ये बॉल रेस्ट पर है, ऊपर मान लेते इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस बॉल की जमीन से जो हाइट है इस हाइट को मान लेते h, और इस पॉइंट की लोकेशन को मान लेते हैं पॉइंट A। तो मैंने यहां पे लिखा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लेट एट पॉइंट A पर बॉल को नीचे नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम हाइट h। सो देयरफॉर पॉइंट A पर, क्योंकि पॉइंट A पर, क्योंकि बॉल के पास कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, बट उसके पास हाइट h है, बट उसके पास हाइट h है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh।
क्योंकि कोई गति नहीं है तो ये जीरो हो गई। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो प्लस mgh, या सिंपल शब्दों में कहूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, एक बार इस बात को अच्छे से देख लीजिए, मैं कहता हूं अच्छे से घूर लीजिए। है अगर किसी बच्चे को मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर पूछे कैसे, आप तो पढ़ा रहे हो, आप तो वीडियो दिखा रहे हो, हम तो आपका वीडियो देख रहे हैं, आपसे कैसे पूछें? मुझसे पूछने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स मेरे लाइव सेशंस अटेंड करते हैं उन्हें तो पता है कि जब डाउट क्लास होगी तो वो अपनी कोई भी डाउट, अपने मन में उठने वाला कोई भी सवाल आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं अपनी बातों को क्लियर करने के, आप कोई भी ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे, अब क्योंकि पॉइंट ए पर बॉल को नीचे ड्रॉप किया जा रहा है तो भैया बॉल नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। मान लो कि बॉल आ गई इस पॉइंट पे। अब क्योंकि बॉल इस पॉइंट पे आ गई या ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आ गया तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मान लो इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसका बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? बचा हुआ डिस्टेंस हुआ h माइनस एक्स, और इस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट बी। अब सवाल यह आता है कि अगर बॉल ऊपर से नीचे आई है तो भाई नीचे आते आते बॉल ने कोई ना कोई गति तो जरूर एक्वायर करी होगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं while coming down to point B, let v be the velocity, let v be the velocity acquired by the body। v is the velocity जो बॉडी ने एक्वायर किया है such that, अभी तो हमें v पता ही नहीं है, आओ v निकालें। I will repeat my sentence। तो therefore v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज 2as, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर a की जगह g, और जो डिस्टेंस इस बॉल ने कवर किया वो x है तो ये आ गया 2gx, और आई कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b विल बी, पॉइंट b पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Ke is equal to half mv square, half m into 2gx, 2 से 2 कैंसल तो it comes out to be mgx। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, B पर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब B पर जो बॉल है इसकी जमीन से हाइट कितनी? h माइनस एक्स। तो मैंने लिखा एट पॉइंट B, at point B, ball is at a height of h minus x, so therefore potential energy is mg into height की जगह आ गया h minus x, या सिंपल शब्दों में लिखूं mgh minus mgx। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, है मेरी सजेशन कि जब मैं बोर्ड से हट जाता हूं तो बोर्ड से हटने का जो मेरा मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो मैं लिख रहा हूं वो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आप समझ रहे हो तो उससे भी ज्यादा जरूरी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट बी पर, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट बी पर, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज mgx, potential energy is mgh minus mgx, cancel, so total energy at point B comes out to be mgh। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, जरा इसे ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A क्या निकल कर आई? mgh।
टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी क्या निकल कर आई, mgh। एक बच्चा कहता है अब सर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि बॉल नीचे पहुंच जाएगी। जब बॉल नीचे पहुंच जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉल के पास कोई हाइट नहीं बचेगी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाइट अपने आप में बहुत बड़ा कारण होता है पोटेंशियल एनर्जी की। सुन लीजिए मेरी बात, बिल्कुल सुन लीजिए। नीचे पहुंचकर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नीचे पहुंचकर बॉल की हाइट जीरो हो जाएगी। देयरफॉर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो एट लोएस्ट पॉइंट सी। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सी है। अब जानते हैं बच्चा क्या बोला, कहता सर सी पे पहुंच के तो बॉल रुक भी जाएगी। हाँ मैं जानता हूं सी पे पहुंच के बॉल रुक जाएगी, लेकिन हम उस लम्हे की बात नहीं कर रहे जब बॉल रुक गई है, हम उस लम्हे की बात कर रहे जब बॉल पहुंची है। तो जब बॉल पहुंची है तो बॉल के पास कोई ना कोई गति तो होगी ना, किसी ना किसी वेलोसिटी से तो बॉल पहुंची है। तो किस वेलोसिटी से पहुंची है हमें ये नहीं पता, निकाल लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा लेट v बी द वेलोसिटी, जिससे बॉल सी पॉइंट पर पहुंच गई, तो ये वेलोसिटी कितनी, अब सुनना ध्यान से, जब ऊपर से नीचे तक बॉल आई तो उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी हमें नहीं पता, उसे निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, इसके लिए जगह बना लेते हैं, क्योंकि वहां जगह मुझे लग रहा है कम पड़ जाएगी। इससे पहले कि जगह कम पड़ जाए मैं इस हेडिंग को मिटा देता हूं। हेडिंग आपको ऑलरेडी पता लगी चुकी है, तो डेरिवेशन प्रूफ ऑफ यहां लिख देता हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सही है, अब ऐसा लग रहा है हेडिंग यहां पे थी तो इस जगह का मैं इस्तेमाल करूंगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, एट पॉइंट सी लेट v be the velocity acquired after falling from height h। therefore v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मेरे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, क्योंकि u0 है, बॉल जब ऊपर से आ रही थी u0 था। अब पॉइंट सी पे पहुंचकर अगर v स्क्वायर 2gh है तो मैं लिख सकता हूं therefore at point c kinetic energy is going to be half mv square, half m multiplied by 2gh, cancel, it comes out to be mgh। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहां पे लिखा therefore at point c total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, so total energy at point C is mgh plus 0, या सिंपल शब्दों में लिखूं total energy at point C is equal to mgh। मेरे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, एक बार जरा बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातों पे डाल लीजिए अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा परेशान। प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई टेंशन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ यू, नाइन्थ क्लास के हर एक बच्चे को ये सभी बातें अच्छे से समझ आनी चाहिए। अपना पूरा लगाइए इस पे ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। जी हां प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, आपके सामने पूरी डेरिवेशन है। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh और टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी mgh। हेंस प्रूव्ड क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार द टोटल एनर्जी ऑफ एनी गिवन बॉडी विच इज अंडर अ गिवन मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट। मतलब एनर्जी ना तो जादू से बन जाती है और ना ही जादू से गायब हो जाती है। कांस्टेंट कैसे आती है, आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मेरे प्यारे
नाइन्थ क्लास के बच्चों, अब सवाल आता है कि हमें क्या और समझना बाकी है एनर्जी के टॉपिक में। सच्चाई बताओ, एनर्जी के टॉपिक में कुछ और बचाएंगे। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि वर्क के टॉपिक के बाद एनर्जी का टॉपिक अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, वर्क के बाद जितना भी मैंने आपको यहां पे बताया, इंक्लूडिंग डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंक्लूडिंग डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्लूडिंग आपके सामने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा एनर्जी का टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर का नाम है। पावर का जिक्र अभी बाकी है मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों। बस एक वीडियो लेक्चर और मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको पावर का टॉपिक बखूबी और अच्छे से कराऊंगा। आई होप मेरे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो तब तक के लिए आपको करना है बस थोड़ा सा इंतजार। किताबों को खोलिए, उसको दिखाइए अपना थोड़ा सा प्यार। जब तक मैं लौट के आता तब तक का ही कराऊंगा आपको मैं इंतजार। माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, विद दिस आई हियरबाय अनाउंस द खात्मा ऑफ वर्क एंड एनर्जी, नॉट पावर। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा और पावर के टॉपिक को आपको अच्छे से बखूबी समझाऊंगा। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक मेरे इस वीडियो लेक्चर को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ही नहीं किया है, या आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप में से किसी ने लाइक नहीं किया या कमेंट नहीं किया है, तो ये सब करना तो बनता है। और अगर ये सब नहीं भी करना तो एक चीज जरूरी है सबसे ज्यादा करना, वो ये कि पढ़ाई में अपनी पूरी मेहनत आप जरूर करना। वंस अगेन प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों को थैंक यू।